Hello everyone, welcome to my YouTube channel मैकी फंडामेंटल्स। आज इस वीडियो में हम एकेटी यूनिवर्सिटी के फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जिसका कोड BME 101 और BME 201 है कि फर्स्ट यूनिट का रिवीजन करेंगे। और यूनिट 1 का जो टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। और ये वीडियो क्योंकि यूनिट 1 का हम रिवीजन कर रहे हैं, सो ये वीडियो आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आपको काफी हेल्प करेगा इस यूनिट 1 को रिवाइज करने के लिए। तो एकेटी के फर्स्ट ईयर का यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, और हम बात करें क्विक रिवीजन ऑफ BME 101 दैट इज फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट 1। जैसा कि आप इवेल्युएशन स्कीम को देख पा रहे हैं, तो यहां पर सेशनल मार्क्स 30 और इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन 70 मार्क्स का। तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आपके 70 मार्क्स के हैं और आपको मालूम है कि आपके इस सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स हैं, तो हर यूनिट का जो वेटेज हो गया एवरेज 14 मार्क्स। तो हम आज यूनिट 1 की यहां पर बात करेंगे। तो यूनिट 1 का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। तो टॉपिक इसके हैं फोर्स, मोमेंट एंड कपल, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, वेरिगेंस थ्योरम, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम, इट इज कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट, कोप्लेनर फोर्सेज, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, हिंज, रोलर, लोड्स की बात है, पॉइंट, यूडीएल और यूवीएल, फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सपोर्ट रिएक्शंस, normal and shear stress, strain, Hooke's law, Poisson's ratio, elastic constant and their relationship, stress strain diagram for ductile and brittle materials and factor of safety। तो आते हैं यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स के पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फोर्स विद इट्स इफेक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्स का डेफिनेशन हमें बताना है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या। तो अगर डेफिनेशन देखें तो फोर्स, it is a push or a pull acting on an object which changes or tends to change the state of the object। तो फोर्स एक पुश और पुल है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हैं और चेंज होने की टेंडेंसी हो सकती है। और अगर हम इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला है एक्सटर्नल इफेक्ट और दूसरा है इंटरनल इफेक्ट। एक्सटर्नल इफेक्ट का मतलब वो बॉडी एक रिजिड बॉडी है और फोर्सेस की वजह से या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी टू कीप द बॉडी एट रेस्ट, दूसरा है टू चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन। ये फोर्स के एक्सटर्नल इफेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। और अगर इंटरनल इफेक्ट की बात करते हैं तो इंटरनल इफेक्ट का मतलब दैट इज अ डिफॉर्मेबल बॉडी। तो इसका मतलब बॉडी में फोर्स लगने पर उसके अंदर के एटम्स का रिलेटिव पोजीशन चेंज होगा, इसका मतलब वो डिफॉर्म होगी। और वहां पर हम बात करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की, क्योंकि डिफॉर्मेबल बॉडी में जनरली स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग। So stress and the strain is our study interest in the case of the deformable body, और ये इंटरनल इफेक्ट की कैटेगरी में आता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं फोर्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि फोर्स के वो पैरामीटर जो उसको डिफाइन करने के लिए हमें उसकी जरूरत है। तो आप देख पा रहे हैं 4 यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन, तीसरा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और चौथा है लाइन ऑफ एक्शन। तो एग्जाम्पल की हेल्प से हमें समझते हैं। मैग्नीट्यूड आप देखिए इस डायग्राम में 10 न्यूटन का फोर्स एक ए पॉइंट पे लग रहा है, तो 10 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन आप एरो को देखिए, तो एरो आप देख रहे हैं इस फोर्स का, ये 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल है, तो ये इसकी डायरेक्शन है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब किस पॉइंट पर वो अप्लाई हो रहा है उस बॉडी के अंदर, तो यहां पर वो पॉइंट ए है, सो ए इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और लाइन ऑफ एक्शन, तो उस एक्शन या फोर्स की जो कंप्लीट ट्रेजेक्ट्री अगर आप देख पा रहे हैं, दोनों तरफ आप उस लाइन को अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये पूरी उस फोर्स की क्या बन जाएगी, लाइन ऑफ एक्शन। ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मोमेंट ऑफ ए फोर्स। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं फोर्स के मोमेंट की। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब फोर्स की रोटेशनल टेंडेंसी। अगर पहले आप इस डायग्राम को देखें तो एक फोर्स F इस रॉड के ऊपर लग रहा और इस पिन या हिंज के रिस्पेक्ट में ये रॉड क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। तो जब भी हम किसी फोर्स की रोटेशनल टेंडेंसी की बात करते हैं तो हम उसके मोमेंट की बात करते हैं। और मोमेंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोमेंट आर। फोर्स और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट ही मोमेंट कहलाता है। तो इस केस में F आपका फोर्स है जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट निकालना है। तो इस पॉइंट से इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स का, तो इस लाइन ऑफ एक्शन से इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि यहां पर d है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है, मोमेंट r। तो फोर्स इनटू द r
of that moment, that is d, so that is f into d, and the unit will be न्यूटन मीटर. और आप देख पा रहे हैं अगर ये फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसे रोटेट कराएगा रॉड को, दैट इज क्लॉकवाइज. सो दिस मोमेंट इज क्लॉकवाइज. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कपल और कपलिंग मोमेंट. तो कपल फोर्सेस का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है. अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो दो फोर्स आप देख रहे हैं, एफ ये वर्टिकली अपवर्ड और ये फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड. इसका मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है वो है डी. तो इस तरह का फोर्सेस का जो अरेंजमेंट है, जब दो फोर्सेस की बात कर रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो ये क्या बनाता है, कपल बनाता है. तो टू इक्वल फोर्सेस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन विद अ डिस्टेंस बिटवीन देम विल कॉज अ मोमेंट एंड दैट इज नोन एज अ कपल. और कपल का जो इफेक्ट है वो रोटेशन है, मोमेंट है, तो हम कभी कभी कपल को क्या बोल लेते हैं, कपलिंग मोमेंट. और इस कपलिंग मोमेंट को निकालने का तरीका, मेथड और फॉर्मूला, दैट इज फोर्स इनटू द आर्म ऑफ द कपल. तो फोर्स यहां पर एफ है और इन दोनों फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है डी, ये कहलाता है आर्म ऑफ द कपल. तो फोर्स इनटू द आर्म ऑफ द कपल दैट इज डी, एफ इनटू डी, दैट इज द मोमेंट कॉज्ड बाय दैट कपल और इट इज नोन एज द कपलिंग मोमेंट. फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स. तो यहां पर ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो उसके प्रिंसिपल की हम बात करेंगे. तो स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं इसका, इट स्टेट्स दैट अ फोर्स applied to a rigid body will have the same effect if it is transmitted anywhere along its line of action within the body. ये इसका स्टेटमेंट है. अब इस स्टेटमेंट को हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं. अब यहां पर देखिए रिजिड बॉडी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इस प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की एक लिमिटेशन है कि ये प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर रिजिड बॉडीज. तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की लिमिटेशन क्या है. तो लिमिटेशन है कि ये केवल रिजिड बॉडी के एप्लीकेबल है. तो आप देख पा रहे हैं ग्राफिकली, अब इस प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को यहां पर हम समझते हैं. तो ये हमारी रिजिड बॉडी है जिसका मास m है और एक फोर्स F A पर इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है. तो A पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, F आपने फोर्स लगाया हुआ है, ये एरो इसकी डायरेक्शन है और ये पूरी इसकी लाइन ऑफ एक्शन बन जाएगी, ट्रेजेक्टरी. तो ये फोर्स जब इस बॉडी के ऊपर, रिजिड बॉडी के ऊपर A पर लगेगा तो इसका कुछ इफेक्ट आएगा इस बॉडी के ऊपर. तो अगर हम देखें न्यूटन सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू ma, सो A इज F अपॉन m. इसका मतलब ये बॉडी A एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी जहां पर F आपका फोर्स है, m इसका मास है. अब दूसरे डायग्राम में आप देखिए सेम रिजिड बॉडी, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन, लेकिन आपने क्या चेंज कर दिया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. इसका मतलब आपने फोर्स को A से ट्रांसमिट कर दिया B पर. सो यू आर ट्रांसमिटिंग दैट फोर्स फ्रॉम A टू B. और जैसे ही आपने B पर इसको ट्रांसमिट किया, फोर्स अभी भी F है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी वही है, केवल आपने उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया, पॉइंट को डिफरेंट बना दिया, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन को आपने चेंज नहीं किया. सो यू आर कीपिंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन बट यू ट्रांसमिट दैट फोर्स फ्रॉम पॉइंट A टू B. तो ऐसा करने पर इस फोर्स का जो इफेक्ट है इस बॉडी के ऊपर वो नहीं बदलेगा. इसका मतलब पहले केस में इस F का जो इफेक्ट आएगा इस बॉडी के ऊपर, वही इफेक्ट इस फोर्स का भी इस बॉडी के ऊपर आएगा. तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या हो गया कि कोई फोर्स किसी रिजिड बॉडी पर अगर एक्ट कर रहा है तो अगर आप उस फोर्स को उसी लाइन ऑफ एक्शन में बॉडी के अंदर कहीं पर भी शिफ्ट कर देंगे या ट्रांसमिट कर देंगे तो उसका इफेक्ट सेम रहता है. इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिग्नन्स थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. तो यहां पर वेरिग्नन्स थ्योरम की हम बात कर रहे हैं. वेरिग्नन्स थ्योरम का दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है. सबसे पहले हम इस वेरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं और फिर ग्राफिकली इसे समझने की कोशिश करेंगे. तो स्टेटमेंट देखिए, इफ आर नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी. तो कई सारे फोर्सेस जो कि कोप्लेनर हैं किसी बॉडी में एक्ट कर रहे हैं, देन द एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट्स अबाउट ए पॉइंट. तो किसी पॉइंट पर आपने उन सारे फोर्सेस का क्या निकाला, मोमेंट का एल्जेब्रिक सम निकाला. एल्जेब्रिक सम का मतलब पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. तो एल्जेब्रिक सम का मतलब इस साइन, जनरली हम क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को माइनस लेते हैं. तो प्लस माइनस साइन कन्वेंशन के साथ अगर हम उस कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालेंगे
तो वो कहलाएगा एल्जेब्रिक सम इन देयर प्लेन, उसी प्लेन में किसी पॉइंट पर आपने निकाला, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट। और आप उनके रिजल्टेंट का भी उसी पॉइंट के अगर आप मोमेंट निकालोगे तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम, और दूसरी तरफ उनके रिजल्टेंट का भी उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट, बोथ आर इक्वल। तो ये है वेरिंगटन्स थ्योरम। ओके, अब इस वेरिंगटन्स थ्योरम का डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछता है। स्टेटमेंट है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, देन यू हैव टू प्रूव इट। तो यहां पर अब हम देखेंगे कैसे हम इस वेरिएबल थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो अगर आप डायग्राम में देख रहे हैं तो यहां पर हमने दो फोर्स लिए हुए हैं, F1, दूसरा फोर्स है F2, और R इन दोनों फोर्स का क्या है, रिजल्टेंट। और यहां पर हमने एक पॉइंट O कंसीडर किया है आर्बिट्रली, और इस O पॉइंट के अबाउट हम पहले F1 F2 का नेट मोमेंट निकालेंगे, या वो दोनों मोमेंट फोर्सेस के मोमेंट का एल्जेब्रिक सम निकालेंगे, और दूसरी तरफ हम उसके रिजल्टेंट का भी इसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो इसका मतलब वेरिएबल थ्योरम प्रूफ हो जाती है। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, तो F1 का O के अबाउट मोमेंट हमने बोला है M1, और F2 का O के अबाउट हमने मोमेंट बोला है M2, और R रिजल्टेंट का O के अबाउट मोमेंट हमने बोला है MR। ओके, तो अगर वेरिएबल थ्योरम सही है तो M1 प्लस M2 दैट इज इक्वल टू MR। तो यही हमें प्रूव करना है कि F1 का O के अबाउट मोमेंट प्लस F2 का O के अबाउट मोमेंट दैट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ R अबाउट O। अब इसका जो डेरिवेशन है यहां पर हमने बहुत सिंपलेस्ट अप्रोच यूज किया हुआ है, उस अप्रोच को आप थोड़ा समझेंगे, क्योंकि यहां पर हमने मोमेंट को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया है। अब कैसे किसी मोमेंट को हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर उसका मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया हुआ है। अगर इस डायग्राम को आप देखें, P एक फोर्स है जो AB साइड से दिखाया गया, तो क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और AB जो लाइन है ये इस फोर्स P का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो वेक्टोरियली हमने AB से इस फोर्स P को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ, और हमें O के अबाउट इस फोर्स का मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो अगर इस P का O के अबाउट आप मोमेंट निकालेंगे, और लेट अस सपोज अगर आप देखें O से इस फोर्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगी, दैट इज OC। तो इस P का जो O के अबाउट मोमेंट बनेगा दैट विल बी P इंटू OC। ओके, अब अगर आप देखिए इस पॉइंट से अगर इस फोर्स वेक्टर पर AB पर आप एक ट्राइंगल बना दें, और वो ट्राइंगल बनेगा OAB, तो AB फोर्स है P, वो पॉइंट है, और इस O पॉइंट को वर्टेक्स लेते हुए आपने एक AB को बेस लेते हुए ट्राइंगल बना दिया। अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इज AB एंड द हाइट इज OC, so that is half into AB into OC। AB क्योंकि P है वेक्टर, तो दैट विल P into OC by 2, और P into OC by 2 अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया मोमेंट जो है P का O के अबाउट वो तो क्या है P into OC, तो एक तरीके से ये P into OC by 2 है, दैट इज M by 2। तो इसका मतलब एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट O। और दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस P का जो O के अबाउट मोमेंट बनेगा M, वो इस एरिया ABO का क्या हो जाएगा, डबल। तो अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ABO। तो अगर आप इस ट्राइंगल के एरिया का अगर ट्वाइस आप कर देंगे तो हमें इस फोर्स का O के अबाउट मोमेंट मिल जाएगा। तो ये मोमेंट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इसी कॉन्सेप्ट को हमने अपने यहां पर इस थ्योरम को प्रूव करने में लगाया है। तो बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O की बात कर रहे हैं। अब देखिए F1 फोर्स कहां है, F1 फोर्स ये है, और ये F1 किस साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है, AB से। AB इज द साइड, और किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं आप, O के अबाउट। तो ज्योमेट्रिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे इस मोमेंट को, इस O वर्टेक्स लेते हुए और EB को बेस लेते हुए आपने एक ट्राइंगल बना दिया, दैट यू सी दैट इज OAB। तो इस ट्राइंगल को देखिए OAB। तो अगर F1 का O के अबाउट आपको मोमेंट निकालना है तो ज्योमेट्रिकली किसके बराबर होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने बात किया था। तो M1 इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया AOB। इसी तरीके से फोर्स F2 का भी हम O के अबाउट मोमेंट निकालेंगे। फोर्स F2 किस साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है, AD से। पॉइंट है O, तो आप देखिए O पॉइंट और AD को बेस लेते हुए एक ट्राइंगल बनाइए, क्या बनेगा, OAD। तो इसका मतलब F2 का जो O के अबाउट मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। अब बात करेंगे उनके रिजल्टेंट का O के अबाउट मोमेंट। रिजल्टेंट किस साइड से रिप्रेजेंट है, AC से। पॉइंट है हमारा O, तो ट्राइंगल बताइए कौन सा बना, दैट इज OAC। सो दिस इज द ट्राइंगल। तो इसका मतलब
MR, दैट इज द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट O, कितना हो जाएगा? दैट इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। तो इस तरीके से हमने M1 का, M2 का और MR का रिप्रेजेंटेशन लिख दिया ज्योमेट्री वाइज। अब हम M1 और M2 जो इक्वेशन 1 और 2 से जो हमें मिला, इनको ऐड करेंगे। तो M1 प्लस M2 को हमने जब ऐड किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। OAB दिस ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल है OAD। ओके, अब यहां पर देखिए जो ट्राइंगल OAB है इसको हमने रिप्लेस किया हुआ है। अगर आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, यू सी दिस OAB, इसको हमने रिप्लेस किया है ADC से। तो अब अगर यहां पर आप देखें तो OAB ट्राइंगल हमारा ये वाला ट्राइंगल था, इसको थोड़ा सा हम हैच कर लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ये वाला एरिया। और अगर हम बात करेंगे ADC का, तो ADC जो एरिया है उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा उसको भी हम हैच कर लें इस तरीके से, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो। इन दोनों ट्राइंगल्स को आप देखिए तो आप देख पाएंगे कि इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो सेम है, क्योंकि अगर ये जो पहला वाला ट्राइंगल OAB उसका बेस है AB, और दूसरा वाला जो ट्राइंगल है जो कि आपका ADC है उसका आपका बेस है DC। तो DC और AB दोनों इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। और अगर आप OAB ट्राइंगल का हाइट देखेंगे तो हाइट आएगा आपका O से एक परपेंड, दिस इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल OAB। और इस ADC ट्राइंगल का हाइट भी अगर आप देखेंगे वो भी यही आएगा, सेम। सो इट मींस OAB को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ADC से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो अब जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस OAD। अब ADC हमने ले लिया और दूसरा ट्राइंगल है OAD, तो इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दूसरा जो ट्राइंगल, अब इन दोनों ट्राइंगल्स की हम बात करें, पहला है ADC और दूसरा है OAD। तो ADC ट्राइंगल ऑलरेडी हमने ब्लू कलर से हैच किया हुआ है। अब OAD इज दिस वन, दिस वन। अब इन दोनों एरिया को अगर आप ऐड करेंगे तो OAD और ADC, सो दैट बिकम्स दिस कंप्लीट ट्राइंगल OAC। तो यहां पर हमने लिख दिया ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। और आप इक्वेशन 3 से अगर आप देखेंगे तो MR की वैल्यू भी कितनी है? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। तो इसका मतलब M1 प्लस M2 दैट इज इक्वल टू MR। तो इस तरीके से आप वेरिगन्स थ्योरम को आप ज्योमेट्रिकली आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोर्स सिस्टम, आल्सो गिव इट्स क्लासिफिकेशन। फोर्स सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम का मतलब है कि आपके पास एक से ज्यादा आइटम्स होने चाहिए, क्योंकि एक यूनिट कभी भी सिस्टम नहीं बना सकता। तो एक से ज्यादा मींस दो या दो से अधिक। तो फोर्स सिस्टम का डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, दो या दो से अधिक फोर्स जब भी किसी बॉडी के ऊपर लगेगा तो वो क्या कहलाएगा? फोर्स सिस्टम। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो फोर्स सिस्टम को दो तरीके से हमने क्लासिफाई किया। पहला है कोप्लेनर और दूसरा है नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर का 3 डिवीजन है, कोलिनियर, पैरेलल, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट। और नॉन कोप्लेनर के भी 3 डिवीजन है, पैरेलल, कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट। तो ये फोर्स सिस्टम का डेफिनेशन और ये फोर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब यहां पर कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के डिफरेंस हमें बात करनी है। तो अब हम देख लेते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या। फोर्स सिस्टम मींस दो या दो से ज्यादा फोर्स। कोप्लेनर का मतलब क्या है? कोप्लेनर मींस अब फोर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बात की तो उसमें हमें लेनी है लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स। तो इस फोर्स सिस्टम को डिफाइन करने के लिए लाइन ऑफ एक्शन हमारा की वर्ड है। तो अगर when the lines of action of a set of forces lie in a single plane is called coplanar force system। मतलब अगर किसी भी फोर्स सिस्टम में जिसमें एक दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, उन सबका लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में अगर आ जाता है, तो देखिए F1, F2, F3 तीन फोर्स है, इन सबका जो लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल प्लेन में है। तो लाइन ऑफ एक्शन इज द कीवर्ड। व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन सिंगल प्लेन, तो वो क्या कहलाएगा? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। और नॉन कोप्लेनर जस्ट वाइस वर्सा और जस्ट इसका अपोजिट मींस अब लाइन ऑफ एक्शन सारे फोर्स का एक ही प्लेन में नहीं आएगा, दे आर इन द डिफरेंट प्लेन्स। तो अगर एक फोर्स भी दूसरे प्लेन में चला जाएगा इट बिकम्स नॉन कोप्लेनर। सो व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेज डू नॉट लाई इन वन प्लेन, इसका मतलब एक से ज्यादा प्लेन का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं F1 और F2 दो फोर्स है, F1 हॉरिजॉन्टल प्लेन में, F2
का लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकल प्लेन में, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पर कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम को डिफाइन करना है, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एंड कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। सब में कोप्लेनर लगा हुआ है, इसका मतलब लाइन ऑफ एक्शन सारे फोर्सेस का एक ही प्लेन में है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो आप देखिए, पहला है कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम, सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन इस एक्स वाई प्लेन के अंदर ही है, तो ये एक्स वाई प्लेन है। लेकिन F1 F2 F3 के लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में इस तरीके से है कि वो सेम लाइन आ रही है। F1 का लाइन ऑफ एक्शन F2 का F3 का अगर देखेंगे दे आर सेम। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में है और उनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन को शेयर कर रहा है, तो वो बनेगा कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर कॉन्करेंट में अभी भी सारे लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस का एक ही प्लेन में है और उनके लाइन ऑफ एक्शन का आपको एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। अगर आपने सबका लाइन ऑफ एक्शन आपने एक्सटेंड किया तो आपको एक कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, तो ये होगा कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम मींस लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में इस तरीके से है कि वो आपस में क्या पैरेलल, लाइन ऑफ एक्शन क्या है पैरेलल, तो ये होगा कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। फोर्थ है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो लाइन ऑफ एक्शन आपने सारे फोर्स का इंक्रीज कराया लेकिन आपको एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलता है, तो वो कह रहा था कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। यहां पर फोर्सेस के कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन फोर्सेस क्या है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, acting on a rigid body is the sum of the effects of individual forces and the principle of finding the resultant force is called the principle of composition। तो principle of composition resultant force निकालने का एक मेथड है, और जब हम फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट अगर निकाल रहे हैं तो हम रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, P और Q दो फोर्स है, अगर इन दोनों फोर्स का कंबाइंड इफेक्ट आप देखेंगे तो उसका रिजल्टेंट है R, जो कि PQ का कंबाइंड इफेक्ट है। तो ये कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस का जो प्रिंसिपल है। तो ये फोर्सेस के कंबाइंड इफेक्ट की बात करता है और उस कंबाइंड इफेक्ट को हम बोलते हैं रिजल्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। जैसे कंपोजिशन में हमने कंबाइंड किया था, रेजोल्यूशन में आप फोर्स में क्या करेंगे, हम फोर्स को डिवाइड करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है, अ सिंगल फोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन सच ए वे दैट द इफेक्ट रिमेन्स सेम एज दैट ऑफ सिंगल फोर्स एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। तो F एक फोर्स है, अब इस फोर्स को आप डिवाइड कर रहे हैं दो डायरेक्शन में, x और y में, जो आपस में क्या है परपेंडिकुलर। तो F का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है Fx और y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो Fy। और Fx Fy कंपोनेंट इस तरीके से है, या जो डिवीजन आपने इस तरीके से किया है कि इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है और इस F का इफेक्ट क्या होगा, सेम। और आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या x डायरेक्शन कंपोनेंट है दैट विल बी F cos थीटा। अगर ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप सिंपली बता सकते हैं कि Fx इज F cos थीटा। तो जिधर की तरफ एंगल है उधर cos कंपोनेंट और दूसरी तरफ आपका sin कंपोनेंट। सो Fx इज F cos थीटा एंड Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो अब इस थ्योरम को हम समझते हैं। इस पैरेललोग्राम लॉ, इफ टू फोर्स वेक्टर्स, दो फोर्सेस की बात हो रही है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हमें दो फोर्सेस को पैरेललोग्राम की जुड़ी हुई साइड्स बनाना है। अगर आप डायग्राम में भी इसको साथ साथ हम लेके चलते हैं, तो हम यहां P और Q दो फोर्स की बात कर रहे हैं, और P को आपने OC लाइन से रिप्रेजेंट किया है और Q को आपने OA लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और P और Q इस तरीके से आपने बनाया है कि वो किसी भी पैरेललोग्राम की जुड़ी हुई साइड्स बने। क्योंकि पहला जो फोर्स वेक्टर है P और दूसरा जो फोर्स वेक्टर Q है, तो Q कहां से स्टार्ट होगा, वो पहले वेक्टर के हेड से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको दोनों वेक्टर को जोड़ते हुए बनाना है ताकि वो किसी भी पैरेललोग्राम की जुड़ी हुई या एडजेसेंट साइड्स बनाए। ओके, तो OC फोर्स P है और OA फोर्स Q है, और जैसे PQ आपने ड्रॉ कर लिया बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज बाय डायरेक्शन, तो अब उस पैरेललोग्राम को आप कंप्लीट करेंगे ताकि वो पूरा पैरेललोग्राम पिक्चर में आ जाए। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करते हुए आपने ए से एक लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि उसके अपोजिट साइड के पैरेलल होगी और इक्वल होगी, तो वो AB हो गया, और आपने फिर C को किससे मिला दिया, B से, तो आपका ये एक पैरेललोग्राम बन गया ABCO। ओके, और इस पैरेललोग्राम में OC और OA दो फोर्सेस की बात कर रहा है P और Q, जो कि
पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को दिखा रहा है। अब आगे बात करें, देन देयर रिजल्टेंट सम वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो ओ पॉइंट से ही आपने इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ड्रॉ करना है, जो क्या होगा ओबी, और ये डायगोनल किसको बताएगा, रिजल्टेंट को बताएगा। तो ये हमारा पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज है। तो अगर हम इसे थोड़ा कंक्लूड करें तो आप देखेंगे स्टेटमेंट क्या कहता है, व्हेन टू फोर्सेज आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम by magnitude as well as by direction, then the resultant of these two forces is represented by its diagonal which passes through the same point O. तो वो diagonal है OB। तो ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अब हम इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। तो इसके फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए आप देखिए यहां थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से आपने ओसी लाइन को आगे की तरफ बढ़ाना है, ओसी को हमने आगे की तरफ बढ़ाया, और बी से हमने इसके एक्सटेंशन पे डाला एक परपेंडिकुलर। तो दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने करना ताकि हम इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकें। तो अब आप देखें, अब ये जो पैरेललोग्राम हमारा शुरू में था दैट इज ओ ए बी सी ओ, और ये हमने एक्सटेंशन पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो आप देखें ये जो ओ ए है ये फोर्स क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर आप सीबी की भी बात करेंगे, सीबी भी क्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि दोनों का जो साइड का जो है वो इक्वल है, ओए दैट इज इक्वल टू सीबी, और दोनों का आप देखेंगे एंगल, ये सीबी भी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे, और आप देखेंगे ये जो ओए लाइन भी है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे। तो सीबी भी एक तरीके से क्यू को डिनोट कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। तो सीबी को क्यू लेते हुए अगर इसका हॉरिजॉन्टल आप कंपोनेंट लेंगे, इस क्यू का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, और इस क्यू का ये क्या आएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट या वर्टिकल इंटरसेप्ट। तो अगर ये एंगल थीटा है और ये सीबी क्यू है, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो आएगा इस क्यू का वो होगा क्यू कॉस थीटा, और वर्टिकल इंटरसेप्ट या कंपोनेंट आएगा क्यू साइन थीटा। तो इतना करने के बाद अब हम इस ट्राइंगल को लेंगे, बहुत ध्यान से इस ट्राइंगल को आप देखें। दैट ट्राइंगल इज, अगेन आई विल चेंज द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। यू सी दिस ट्राइंगल, तो हमने ये ट्राइंगल लिया ओ एम बी। यू सी दिस ट्राइंगल, अगेन आई एम यूजिंग द हाइलाइटर, ओ एम बी, दिस राइट एंगल ट्राइंगल, दिस राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस पे फोकस करें, राइट एंगल ट्राइंगल पे, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या यूज करना, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर इस आप ट्राइंगल में लगाएंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड को आप देखिए, दिस इज P प्लस Q cos थीटा, सो P प्लस Q cos थीटा होल स्क्वायर प्लस Q साइन थीटा होल स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया ओ एम बी ट्राइंगल में, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस Q cos थीटा होल स्क्वायर प्लस Q साइन थीटा होल स्क्वायर। इसको आप एक्सपेंड करिए, then you get P square plus 2PQ cos theta plus Q square cos square theta plus Q square sin square theta। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो Q square is common, then you have cos square theta plus sin square theta, that is 1। तो finally you are getting R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta, R is equal to under root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta। तो ये फॉर्मूला है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का। तो P, Q और थीटा का वैल्यू अगर आप इस एक्सप्रेशन में रख देंगे तो आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। लेकिन फोर्स को दिखाने के लिए हमें डायरेक्शन का भी जरूरत है। तो अगर यहां पर डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये जो रिजल्टेंट है R, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रखा है, इट इज अल्फा, इज अल्फा। तो इसका मतलब R अल्फा को अगर आप बता देते हैं, अल्फा का वैल्यू बताते हैं, इसका मतलब आपको R का डायरेक्शन पता लग जाएगा। तो अगेन वी आर यूजिंग द सेम राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम बी। फिर इस ट्राइंगल को देखिए, और इस ट्राइंगल में हम बात करेंगे tan अल्फा की। What is tan alpha in this triangle? Tan alpha will be Q sin theta divided by P plus Q cos theta. So tan alpha is equal to Q sin theta divided by P plus Q cos theta. So what is alpha? That is tan inverse of Q sin theta upon P plus Q cos theta. तो alpha के इस फॉर्मूले में P, Q और theta अगर आप रख देंगे, then you get the alpha. It means that is the direction of resultant. Next question, question number 12. Explain the method of resolution of forces for finding the resultant of coplanar force system। तो जब भी किसी भी फोर्स सिस्टम में दो या दो से ज्यादा फोर्सेस अगर लग रहा है
तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस दो फोर्सेस की केवल बात कर रहा था जैसे हमने देखा, लेकिन अगर दो से ज्यादा फोर्स की बात हो रही है, दो फोर्स की भी बात हो रही है, तो हम एक जनरल मेथड की जनरली हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ओके, तो यहां पर हम बात करेंगे उसके स्टेप्स की, और इसको स्टेप्स को यूज करके ही हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पर थ्योरी अगर हम देखें इस क्वेश्चन की, तो यहां पर डिफरेंट स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो इनको समझते हैं। पहला स्टेप देखिए रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का, किसी भी कोवलेंट फोर्स सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाई एक्सिस। तो हमारी जो प्रॉब्लम होगी वो इस तरीके की होगी कि किसी पॉइंट पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3, F4, उनके एंगल्स आपको दिए होंगे। तो इन सारे फोर्सेस का सबसे पहले आपको क्या करना है? कंपोनेंट लेना है। आप देखें दूसरे डायग्राम में, F1 फोर्स है, ये एंगल अल्फा है, F1 cos अल्फा 1, F1 sin अल्फा 1। ये F2 फोर्स है, अल्फा 2 अगर ये एंगल है तो दैट इज F2 cos अल्फा 2, F2 sin अल्फा 2। इसी तरह से F3 और F4। तो सारे फोर्सेस को हमने एक्स वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया। ये हमारा है पहला स्टेप। ऐसा करने से शुरू में जैसे अगर इस केस को देखें, 4 फोर्स था, तो इन 4 फोर्स को रिजॉल्व करा तो अब फोर्स कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फोर्स हमारे बढ़ चुके हैं। 4 फोर्सेस की जगह कितने फोर्स आ गए? 8। तो ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कैलकुलेट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन प्लस एक्स एक्सिस, जिसको हम समेशन एफ एक्स बोल रहे हैं, एंड प्लस वाई एक्सिस, जिसको हम बोल रहे हैं समेशन एफ वाई। अब इन सारे फोर्सेस को आपको क्या करना है? एक निकालना है समेशन एफ एक्स, जो कि प्लस एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए, और दूसरा आपका जो नेट फोर्स है वो होना चाहिए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम समेशन एफ वाई बोल रहे हैं। तो समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो समेशन एफ एक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको देखने पड़ेंगे, और उसका अलजेब्रिक सम करेंगे प्लस एक्स डायरेक्शन में। तो अगर इस केस में देखें, ये राइट की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ है, ये भी लेफ्ट की तरफ है, ये भी राइट की तरफ है। तो समेशन एफ एक्स क्या हो जाएगा? F1 cos अल्फा 1 माइनस F2 cos अल्फा 2 माइनस F3 cos अल्फा 3 प्लस F4 cos अल्फा 4। मतलब राइट की तरफ फोर्सेस को प्लस साइन रखेंगे, लेफ्ट वाले फोर्सेस को माइनस रखेंगे, तो यू आर गेटिंग द नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन, दैट इज द प्लस एक्स डायरेक्शन। उसी तरीके से आप नेट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड प्लस वाई डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे? अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स को नेगेटिव। तो यहां पर क्या हो जाएगा? F1 sin अल्फा 1 प्लस F2 sin अल्फा 2 माइनस F3 sin अल्फा 3 माइनस F4 sin अल्फा 4। तो इस स्पेसिफिक केस की अगर बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप निकालेंगे समेशन एफ। तो शुरू में 4 फोर्स था स्टेप नंबर 1 में। स्टेप 2 में आपने, अब जो आप देख रहे हैं, आपने रिजॉल्व तो कर लिया स्टेप 1 में, 4 के फोर्स 8 फोर्स निकाल लिए थे। अब आपने सारे फोर्सेस का सम प्लस एक्स और प्लस वाई में लेके, अब फोर्सेस कितने हो गए? केवल आपके पास 2, और इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 90। तो अब आप रिजल्टेंट अगर आप निकालेंगे पैरेललोग्राम लॉ यूज करके, तो थीटा 90 आपको रखना है। तो r इज इक्वल टू वन रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर, और एंगल अगर आप निकालेंगे 10 अल्फा, दैट विल बी अल्फा दैट इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। अब देखिए यहां पर हमने मोड साइन यूज किया हुआ है। मोड साइन इसलिए यूज किया हुआ है ताकि हम समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई के साइन के आधार पर हम करेक्ट सेंस ऑफ डायरेक्शन को ले सकें। तो अगर आपका समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो रिजल्टेंट आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो रिजल्टेंट में लाइन एनी 4 क्वाड्रेंट डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई। ओके, तो यहां पर जैसे दोनों पॉजिटिव आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर समेशन एफ एक्स नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब समेशन एफ एक्स नेगेटिव होगा तो इधर जाना चाहिए, तो रिजल्टेंट आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। अगर समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई दोनों नेगेटिव होंगे, तो रिजल्टेंट चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। अगर समेशन एफ एक्स पॉजिटिव है, समेशन एफ वाई नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से these are the different steps in the method of resolution of force. Next question है, what do you understand by static equilibrium? Also write the equations of equilibrium for coplanar, concurrent and non-concurrent force systems. तो इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि अगर किसी भी बॉडी में कई फोर्सेस लग रहे हैं, बॉडी किसमें? वो रेस्ट में। When the body is at rest under the action of any force system, then it is called as static equilibrium. फोर्स रेस्ट में है एक फोर्स सिस्टम लगने के बावजूद, तो वो कहलाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इक्वेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर पहला क्वेश्चन है कोप्लेनर कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट दोनों में हमें इक्वेशन बतानी है। तो जब भी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होता है, तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में हमारी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। बॉडी एक्स में भी ट्रांसलेट कर सकता है और वाई में भी। तो अब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए? 0। तो समेशन एफ एक्स भी 0, समेशन एफ वाई भी 0। तो 2 इक्वेशंस आएंगी जब हम कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की बात करें। जब नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का बात आएगा, तो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है।
बॉडी एक्स में ट्रांसलेट कर सकती है, बॉडी वाई में भी ट्रांसलेट कर सकती है, और बॉडी रोटेट भी कर सकती है नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। और अगर बॉडी रेस्ट में है तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होना चाहिए, समेशन एफ एक्स 0, नेट वर्टिकल फोर्स भी 0 होना चाहिए, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, और सारे फोर्सेस का नेट मोमेंट भी क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि रोटेशन भी आपने रोक दिया है नॉन कॉन्करेंट के केस में। तो कॉन्करेंट कोवलेंट कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम इक्वेशन है समेशन एफ एक्स 0 समेशन एफ वाई 0, और अगर कोवलेंट नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की बात करेंगे तो समेशन एफ एक्स 0 समेशन एफ वाई 0 एज वेल एज समेशन एम इज इक्वल टू 0। 14 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम एक कॉन्सेप्ट है जो हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट which is isolated from any system with all the forces, external forces, body weight and reaction is called the free body diagram. free body diagram का मतलब ये है, किसी भी बॉडी की अगर बात करोगे तो उसकी कुछ ना कुछ सराउंडिंग में कुछ ना कुछ आपका सपोर्ट रहता है। जैसे इस डायग्राम को आप देखें, ये आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है इस प्लेन के ऊपर, तो इसका मतलब ये प्लेन इसको कोई सपोर्ट दे रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप क्या करते हैं, जिस भी बॉडी का आपको स्टडी करना है उसको आप उसके सराउंडिंग से फ्री कर देते, आइसोलेट कर देते। तो अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना तो इसकी सराउंडिंग से क्या करना पड़ेगा, इसको फ्री करना पड़ेगा, और फ्री करने के बाद आपको उसके ऊपर सारे एक्सटर्नल फोर्स जो भी हैं, बॉडी का वेट है, और कितने जो भी सराउंडिंग की सपोर्ट की रिएक्शंस हैं वो आप अगर उसमें मेंशन कर लेते हैं उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो वो कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम का जो स्टेप है, पहला स्टेप जैसे कि आइसोलेट द बॉडी और फ्री द बॉडी टू बी एनालाइज्ड एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। आपने इस ब्लॉक को इससे आपने फ्री कर दिया, ये ब्लॉक बन गया केवल। आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस, एक्सटर्नल, बॉडी वेट और द सपोर्ट रिएक्शन। जैसे यहां पर देखिए एक फोर्स एफ अप्लाइड फोर्स लग रहा है जो ऊपर की तरफ है, बॉडी का वेट इसके सीजी पे लग रहा है डाउनवर्ड। इस ब्लॉक को इस सपोर्ट से एक रिएक्शन मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि सिंपल सपोर्ट है, रिएक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स भी यहां पर आपने अकाउंट किया हुआ है, तो दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से आपने बॉडी को आइसोलेट करके सारे फोर्सेस उसके ऊपर दिखा दिए, एंड when you incorporate all the forces, then your free body diagram is complete. So this is the example of pulling a block in an inclined plane. So this is the FBD. Now question number 15. What are the different support reactions and explain with neat sketches. तो जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं तो सपोर्ट रिएक्शन उस बॉडी के ऊपर लगती है जब हम उसको आइसोलेट करते हैं, तो अब वो कैसी सपोर्ट रिएक्शन है, किस तरह का सपोर्ट रिएक्शन उस पर लगता है, तो इस क्वेश्चन में हम उसकी बात करनी है। तो सपोर्ट रिएक्शन अगर हम देखें, चार तरह के सपोर्ट जनरली हम लेते हैं। पहला है सिंपल सपोर्ट, सेकंड इज द रोलर सपोर्ट, थर्ड इज द हिंज और पिन सपोर्ट, और फोर्थ है आपका फिक्स सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट मींस आपने उस बॉडी को दूसरे उसकी सराउंडिंग में केवल आपने रखा हुआ। जैसे कि अगर आप आपने ब्लॉक ले लिया, अगर आपका कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक को आप सिंपल आप उसके किसी फ्लोर पे आप रख देते हैं, ये फ्लोर है, तो ये जो फ्लोर है इस फ्लोर के ऊपर सिंपल आपने इस ब्लॉक को रखा हुआ, तो इस केस में ये जो फ्लोर है इस ब्लॉक पर एक सिंपल सपोर्ट का वो काम करेगा। ओके, तो इस तरीके से ये आपका एक बीम है या रॉड है, आपने सिंपली एक चीज के ऊपर इसको केवल रख दिया इसके ऊपर, तो ये एक सिंपल सपोर्ट है। और सिंपल सपोर्ट में जो रिएक्शंस होती है वो हमेशा उस सरफेस के क्या आती है, परपेंडिकुलर, तो इसीलिए हम इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे सिंपल सपोर्ट में केवल एक रिएक्शन आपको दिखाई देगी वाई डायरेक्शन में, जिसको हमने बोला आर वाई, और इसको हम नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। रोलर सपोर्ट के केस में भी जो रिएक्शन होती है दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, दैट इज अगेन द नॉर्मल रिएक्शन आर वाई। तो सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट में रिएक्शन का जो बिहेवियर है वो एक जैसा है, और उन दोनों रिएक्शन को जनरली हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और हिंज और पिन सपोर्ट की जब हम बात करेंगे तो पिन सपोर्ट में हमें दो रिएक्शन मिलता है, एक हॉरिजॉन्टल जिसको आर एक्स हमने लिखा, और दूसरा आर वाई है जो कि वर्टिकल रिएक्शन। तो अब प्रश्न ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि सिंपल रोलर सपोर्ट में तो केवल एक नॉर्मल रिएक्शन वाई डायरेक्शन में, लेकिन हिंज सपोर्ट में आपकी दो रिएक्शन आर एक्स और आर वाई। इसका मेन रीजन ये है कि रिएक्शन हमेशा उन डायरेक्शन में जनरेट होती है जहां वो दूसरे ऑब्जेक्ट की मोशन को रोक सकती है। अगर आप देखें सिंपल सपोर्ट के केस में, अगर ये ब्लॉक आपने रखा है सपोज, तो ये रिएक्शन इस ब्लॉक को नीचे जाने से रोक सकती है। लेकिन अगर आप इसी ब्लॉक में अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहां पर नहीं आ रही है, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल मोशन को इससे नहीं रोक पा रहे। लेकिन आप इसको नीचे की तरफ आप फोर्स लगाओगे तो ये रुक जाएगा। तो इस केस में जो रिएक्शन है वो वर्टिकल इस वजह से है क्योंकि दैट विल रिस्ट्रिक्ट द मोशन इन दैट डायरेक्शन ओनली। वही रोलर सपोर्ट के केस में भी वैसा ही है कि आपका ये रॉड नीचे नहीं जा सकता, लेकिन आप इसको स्लाइड करा सकते हॉरिजॉन्टल में। लेकिन पिन सपोर्ट के केस में यहां पर आपकी पिन है, ये पिन लगी हुई है हिंज,
तो ना तो ये एक्स में मूव करेगा ना तो ये वाई में मूव करेगा। तो हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर रहा है तो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ जाएगी, वर्टिकल में भी मूव नहीं कर रहा है तो एक वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी। अब फिक्स सपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आर एक्स भी है, आर वाई भी है, और साथ में क्या है, एक एम मोमेंट भी आपका आ रहा है। तो उसका रीजन ये है क्योंकि ना तो ये एक्स में ट्रांसलेट करेगा बॉडी, ना तो वाई में ट्रांसलेट करेगा, ना ये रोटेट करेगा। तो आपने इसके रोटेशन को भी रोक दिया फिक्स सपोर्ट से। तो एक्स के ट्रांसलेशन और वाई को ट्रांसलेशन को रोकने के लिए तो हमें रिएक्टिव फोर्सेस की जरूरत है। तो आर एक्स एंड आर वाई आर द रिएक्टिव फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन। और इसके रोटेशन को रोकने के लिए, ये जो रोटेट करेगा उसको रोटेशन को रोकने के लिए जो रिएक्शन होती है दैट इज नोन एज द रिएक्टिव मोमेंट। तो एम क्या है आपका, वो रिएक्टिव मोमेंट। ओके, तो सिंपल सपोर्ट, roller support, we have only one normal reaction Ry. Hinge support, we have the two reaction, in one horizontal, other is vertical. In hinge fixed support, we have horizontal reaction, vertical reaction, and these are the reactive forces. And the third reaction, that is M, that is the reactive moment. Question number 16, what are the different types of loading? And you have to explain with neat sketches. अब जब हम लोड की बात करते हैं तो लोड की आप तीन कैटेगरी यहां पर आप देख रहे हैं। पहला है पॉइंट और कॉन्सेंट्रेटेड लोड। जैसा नाम से आप समझ रहे हैं कि ऐसा लोड, जैसे यहां पर P है, वो किसी भी बॉडी के ऊपर आपने एक पॉइंट पर लगाया हुआ या एक पॉइंट पर वो कॉन्सेंट्रेट है, तो इस तरह का जो लोड है वो क्या कहलाएगा, पॉइंट और कॉन्सेंट्रेटेड लोड। दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो अब यहां पर देखिए लोड एक पॉइंट पर नहीं है, एक डिस्टेंस पर वो फैला हुआ है, और इसके ऊपर स्मॉल w जो लिखा हुआ है ये इस लोड की इंटेंसिटी है। तो जब भी आप किसी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करते हो तो उसको हम उसकी इंटेंसिटी से बताते हैं, न्यूटन पर मीटर। और इस केस में ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसकी जो इंटेंसिटी है स्मॉल w, अगर देखेंगे एरो का जो हाइट है वो सेम है, इसका मतलब लोड की जो इंटेंसिटी है उसकी लेंथ में यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो क्या कहलाता है, यूडीएल। व्हेन द लोड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म इन द लेंथ ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दैट इज नोन एज यूडीएल। तीसरा है यूवीएल। अब यूवीएल में भी ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, जैसे आप दोनों डायग्राम को देख पा रहे हैं। पहले डायग्राम में आप देखिए इसका जो इंटेंसिटी W है लेफ्ट एंड पे, लेकिन राइट पे वो जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो है क्योंकि एक लेंथ में ही स्प्रेड आउट है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। इंस्टेंट जो आपकी इंटेंसिटी है वो वेरी कर रही है लीनियरली, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म वेरिएशन है बिकॉज दैट स्लोप इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में आएगा, जिसमें इंटेंसिटी चेंज होगी यूनिफॉर्मली। दूसरे डायग्राम में भी इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रही है, लेकिन यहां पर WA का से वेरिएशन WB तक है। आपकी इनिशियल में तो वैल्यू है ही, साथ में जहां पर वो खत्म हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वहां पर भी एक वैल्यू है दैट इज WB। तो पहले वाले में W2 0 का वेरिएशन है, यूनिफॉर्म वेरिएशन है। दूसरे वाले में जो यूनिफॉर्म वेरिएशन है वो WA से WB तक है। तो दोनों यूवीएल की कैटेगरी में आते हैं। और पहला वाला जो यूवीएल है वो ट्रायंगल की तरह दिखाई दे रहा है, इसको ट्रायंगुलर लोड भी हम बोलते हैं, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल लोड। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीम, आल्सो गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स। तो बीम्स की जनरली हम बात करते हैं तो बीम एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, सिंपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट, प्राइमरीली रेजिस्ट लोड अप्लाइड लेटरली टू द बीम एक्सिस। तो ये बीम की एक्सिस है, और जो लोड है लेटरली मतलब उसके परपेंडिकुलर, ये लेटरल डायरेक्शन, और ये इसकी एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो जनरली कोई भी बीम एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो कि अपने लेटरल एक्सिस के अलोंग जो लोड लगता है उसको रेजिस्ट करता है। बीम के टाइप्स की जब हम बात करते हैं, बीम दो तरीके का, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स, दूसरा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स वो बीम्स होती हैं जिनमें आप सपोर्ट रिएक्शन को इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से डिटरमाइन कर सकते हो। तो सपोर्ट रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो वो कहलाती हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स। अब जैसे आपको मालूम है कितनी इक्वेशन होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तीन। अगर कोवलेंट फोर्स सिस्टम की बात करें, समेशन Fx0, समेशन Fi0 एंड समेशन m इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस डायग्राम में अगर आप देखें, ये सिंपली सपोर्टेड बीम जो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स। तो यहां पर हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट में आपको मालूम है दो रिएक्शन आती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और आपको मालूम है रोलर सपोर्ट में केवल एक नॉर्मल रिएक्शन आती है। तो टोटल अननोन रिएक्शन कितनी है, 3। और आपकी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की भी इक्वेशन कितनी होती है, 3। तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन 3 है, अननोन भी 3 है, तो इसका मतलब यू कैन डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन बाय द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो बीम है जिसके एक इन पे हिंज और दूसरे पे रोलर लगा हुआ है, ये है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम एक तरीके से स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है जिसमें आप सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो बाय इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिकली इंडिटरमिनेट जस्ट वाइस वर्सा, सपोर्ट रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और कंटीन्यूअस बीम उसका एग्जांपल है।
कंटिन्यूअस बीम मतलब दो से ज्यादा सपोर्ट जब लग जाएंगे, तो यहां पर हिंज है तो कितनी रिएक्शन, दो, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। अगर आप देखें ये 3 रोलर सपोर्ट है, एक नॉर्मल रिएक्शन, इस पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन, इस पर भी एक नॉर्मल, तो हाउ मेनी अननोन रिएक्शन, 1 2 3 4 5 एंड हाउ मेनी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3। तो अननोन का नंबर बढ़ चुका है इक्वेशन से, तो इस केस में हम इन सपोर्ट रिएक्शन को इक्विलिब्रियम इक्वेशन से नहीं डिटरमाइन कर सकते। इन्हीं बीम्स को हम बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम्स। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेस? ऑल्सो डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। स्ट्रेस को जब हम डिफाइन करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट द अप्लाइड लोड एंड इट इज डिफाइंड एज लोड पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस की जनरली जब बात होती है वो डिफॉर्मेबल बॉडीज में हम बात करते हैं, और जब आप किसी भी बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं और डिफॉर्म हो रही है तो इसका मतलब बाय डिफॉर्मेशन इट रेजिस्ट दैट फोर्स, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। और मैथमेटिकली हम बोलते हैं लोड पर यूनिट एरिया ही स्ट्रेस को हम कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड मिलता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस दो तरीका, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब देखिए ये आपका एरिया है, ये रजिस्टिंग एरिया है, और ये जो स्ट्रेस आपका लग रहा है, दो लोड आपने लगाए हैं, सिग्मा इज द स्ट्रेस, और ये जो स्ट्रेस है इस एरिया की क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर, तो इसलिए ये नॉर्मल स्ट्रेस है। आप पहले वाले केस में देखिए और दूसरे केस को कंपेयर करेंगे, तो पहले में दिस इज अ टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है इसको इलोंगेट कर रहा है। दूसरे केस में ये जो स्ट्रेस जो इंड्यूस हो रही है ये इस बॉडी को क्या कर रही है, कंप्रेस कर रही है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेस है और ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, और दोनों किसके एग्जांपल हैं, नॉर्मल स्ट्रेस के हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रेस एरिया के क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जब आपका स्ट्रेस जैसे दूसरे केस में अगर आप देखेंगे टाउ, ये इस सरफेस के क्या है, टेंजेंशियल। अगर आप देखें ये अगर इसका 3D व्यू अगर आप बनाएंगे इस ब्लॉक का तो इस तरीके से बनेगा। सो आई एम प्लॉटिंग द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ दिस। तो ये फ्रंट फेस आपको दिख रहा है, तो ये टाउ जो फोर्स है ये आप इस एरिया पे लग रहा है, और ये टाउ और ये एरिया दोनों क्या है, टेंजेंशियल। सो दिस फोर्स इज टेंजेंशियल टू दैट सरफेस, तो इसी वजह से शियर स्ट्रेस को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। So question number 19 is what do you understand by strain? Also define different types of strain. So strain is what? It is defined as a change in dimension to the original dimension of the specimen due to external loading. तो किसी भी स्पेसिमेन या सैंपल में किसी बॉडी में जब आप एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो उसकी डायमेंशन में जो चेंज आता है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल डायमेंशन, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन इन द बॉडी। और जब स्ट्रेन के टाइप्स की बात करते हैं तो दो कैटेगरी है, पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और दूसरा है लैटरल स्ट्रेन। तो अब ये डायग्राम आप देखिए यहाँ पे, तो ये इनिशियली आपका जो रॉड है वो है ये ब्लू कलर का, यू सी द ब्लू कलर इज द कलर ऑफ द सैंपल, एंड एफ इज यू आर अप्लाइंग द लोड एंड दैट इज अ टेंसाइल लोड, क्योंकि आप इस टेंसाइल लोड इस वजह से क्योंकि ये इसको इलोंगेट करने की कोशिश करेगा। तो इनिशियल डायमेंशन लेंथ में इसकी है एल, और डिफॉर्म्ड शेप में जो लेंथ हो गई दैट इज एल प्लस डेल्टा एल। इसका मतलब एल जो बढ़ के एल प्लस डेल्टा एल हो गया, तो डेल्टा एल इज द इलोंगेशन। शुरुआत में जो डायमीटर था इसका डी था, तो लेंथ अगर इंक्रीज किया तो डायमीटर इसका डिक्रीज करके कितना हो गया, डी माइनस डेल्टा डी। तो एक तरीके से डेल्टा एल इज द इंक्रीमेंट इन द लेंथ एंड डेल्टा डी इज द डिक्रीमेंट इन द डायमीटर। ओके, तो यहां पर इस सर्कुलर रॉड की डायमेंशन अगर देखें तो एक लेंथ है, दूसरा क्या है, डायमीटर, और ये जो लोड लग रहा है एफ दैट इज अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ। तो इसी वजह से डायरेक्शन ऑफ लोडिंग लेंथ के अलोंग है, सो दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और जो दूसरी डायरेक्शन जो डायमीटर के अलोंग हो जाएगी लेटरल डायरेक्शन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड द लेटरल स्ट्रेन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में भी आपको चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन करना है, लेकिन क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अबाउट आपको स्ट्रेन की बात करेंगे, so the longitudinal strain is delta L upon L. So the ratio of change in length to the original length in the direction of loading, this is important, in the direction of loading is known as longitudinal strain. And what is the lateral strain? The ratio of change in length to the original length in the perpendicular or lateral direction. So what is the length in the perpendicular direction? That is the diameter. So that is delta D upon D. तो आप चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन की ही बात करेंगे, लेकिन जब आप अलोंग द डायरेक्शन लोडिंग की बात करेंगे तो यहां पर डेल्टा एल अपॉन एल जो आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा, और जो आपका डेल्टा डी अपॉन डी आएगा दैट इज द स्ट्रेन अलोंग द लेटरल डायरेक्शन, सो दैट इज नोन एज द लेटरल स्ट्रेन।
अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज द पॉइसन्स रेशियो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉइसन्स रेशियो? तो पॉइसन्स रेशियो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में एक रिलेशन की वो बात करता है. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइसन रेशियो इज ऑल्सो इलास्टिक कांस्टेंट. तो इलास्टिक लिमिट का मतलब आप बॉडी को डिफॉर्म तो करेंगे लेकिन लोड रिमूव करने के बाद बॉडी अपना शेप और साइज रिगेन कर जाएगा, तो वो आपकी इलास्टिक लिमिट है. तो इलास्टिक लिमिट के अंदर जो आपका लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, दैट इज नोन एज द पॉइसन्स रेशियो. तो व्हाट इज द लेटरल स्ट्रेन हियर? दैट इज डेल्टा डी अपॉन डी divided by the longitudinal strain is what? That is delta L upon L. So this ratio lateral to the longitudinal strain is known as the Poisson's ratio. Next question number 21, that is Hooke's law. When a material is loaded within its elastic limit, again we are using the term elastic limit, the stress is proportional to strain. You see, this is the rod, P is the applied load, tensile in nature, so that is the tensile load or the tensile stress. L is the initial length, delta is the increment in that. Okay. So now you see, when you see the graph between the stress and the strain, within the elastic limit, you are getting a simple line. So within the elastic limit, stress is proportional to strain, so you are getting a line in that particular graph. So sigma is the stress and this epsilon, that is for the strain. And the sign of proportionality, that is given by E. E is the Young's modulus. So here sigma is the stress. It is proportional to the strain. Strain is, that is the epsilon. So sign of proportionality को आपने replace किया एक symbol E से, और E that is nothing but the slope of that particular line, and that is known as the Young's modulus or modulus of elasticity. अब stress is what? That is force upon area, P upon E. And what is the strain? That is delta upon L. Because the change in the length is delta, initial length is L, that is delta upon L. So from this expression, you are getting the value of the elongation or the delta, that is PL upon EA. So by using this Hooke's law, you can find out the elongation, the axial deformation in any rod. For that, you require the load P, the initial length, the Young's modulus, which is the property of the material, and A is the area. So PL upon EA, that will give you the elongation in the axial direction. Now question number 22, define all the elastic constants. Elastic constant means these are actually the properties of any body which are having the constant value within the elastic limit. So the first one, that is the modulus of elasticity, which is also known as the Young's modulus. The second is the modulus of rigidity, which is also known as the shear modulus. And the third is the bulk modulus. Okay. So what is the modulus of elasticity as we see in the Hooke's law? Modulus of elasticity or the Young's modulus is the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain. But you have to use a term, that is the elastic limit, within the elastic limit. So within the elastic limit, longitudinal stress to the longitudinal strain is known as the modulus of elasticity or Young's modulus. The second is the modulus of rigidity, which is also known as the shear modulus. That is the other name of this. It is the ratio of shear stress to the shear strain within the elastic limit. Okay. The third is the bulk modulus. When a body is subjected to three mutually perpendicular stresses of equal intensity, and the ratio of volumetric stress to the corresponding volumetric strain is known as the bulk modulus. So bulk, again, that is within the elastic limit, volumetric stress to volumetric strain. Modulus of elasticity, the symbol is E. For a modulus of rigidity, we use the symbol G, and for bulk modulus, we use the symbol K. Now this is the long question which is generally asked in the university examination. Establish the relationship between modulus of elasticity or Young's modulus, and we are using the symbol E for this, and modulus of rigidity, which is also known as shear modulus, and we are using the symbol G. So it means we have to establish the relationship between E and G. Okay. Now we start the derivation. First you see this diagram. So this is a cube, and this is the front face of that cube. Okay. And you are applying a tau is the shear stress which you are applying on that cube. तो क्यूब में आपने टाउ एक shear stress अप्लाई किया, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में. तो इस shear stress अप्लाई करने पर we are getting the shear strain. What is phi? Phi is the shear strain. Okay. Now we start the derivation. By applying the shear stress, we are getting the shear strain. Ab you see the diagonal of this cube, front face cube, that is AC is the diagonal. This is before deformation.
After deformation, this AC becomes AC dash. Okay. So we start the derivation from here. Strain along the diagonal AC. तो हम AC diagonal में strain की बात कर रहे हैं और strain का definition क्या है? Change in dimension to the original dimension. तो original dimension तो वो तो AC है. अब AC में कितना change आया dimension में? So if you see the formula, Epsilon AC, that is strain along the AC direction, that will be FC dash upon AC. So where is the FC dash? This is the FC dash. तो AC इनिशियल लेंथ है डायगोनल का, AC डैश उसका फाइनल लेंथ है और उसमें जो चेंजेस आया लेंथ में वो कितना है, दैट इज FC डैश. क्योंकि आपका जो AC है और AF है दे आर ऑलमोस्ट सेम बिकॉज द डिफॉर्मेशन इज वेरी स्मॉल. तो डायगोनल में जो लेंथ में जो चेंज है वो है FC डैश, दैट इज FC डैश. और इनिशियल जो डायगोनल है वो क्या है, दैट इज AC. सो द स्ट्रेन इन द AC डायगोनल विल बी FC डैश अपॉन AC. ओके तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं. अब बहुत ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे पूरा C डैश, दिस F इज द 90 डिग्री एंगल. तो यहां से जो आपका ये FC डैश है एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये जो एंगल है. सो FC डैश दैट विल बी CC डैश cos 45. ओके और आपका ये जो AC है, ये स्क्वायर का डायगोनल जो है इसको हम लिख सकते हैं CD √2. CD इज द साइड ऑफ दैट स्क्वायर और AC इज द डायगोनल. आपको मालूम है किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो उसकी साइड का √2 टाइम्स होता है. तो हमने AC को क्या लिख दिया, √2 टाइम्स ऑफ CD. सो दैट इज CC डैश cos 45 डिवाइडेड बाय CD √2. और cos 45 इज 1/√2. तो डिनोमिनेटर में √2 चला जाएगा तो √2 दैट बिकम्स 2 एंड दिस CC डैश अपॉन CD. यू सी दिस CC डैश अपॉन CD, CC डैश अपॉन CD दैट विल बी tan phi. तो यहां पर हमने यूज किया इसको tan phi एंड डिवाइडेड बाय 2. डिफॉर्मेशन इज वेरी स्मॉल, phi इज वेरी स्मॉल, सो tan phi by 2 इज अप्रोचेस टू phi by 2. तो इसका मतलब पहला जो इक्वेशन आया दैट इज द longitudinal strain along the diagonal AC, that is epsilon AC, that will be phi by 2. और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की जो डेफिनेशन है उससे हमें मालूम है कि आपका जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है दैट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, टाउ अपॉन phi. तो यहां से G इज इक्वल टू टाउ अपॉन phi और phi इज इक्वल टू टाउ अपॉन G. और ये जो phi वैल्यू है इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी गेट epsilon AC that is equal to tau upon 2G. So we are getting the equation 3. Now we have to use the generalized Hooke's law to find the strain along the AC diagonal. तो ये जो AC diagonal अगर आप देख रहे हैं तो ये इसमें जो स्ट्रेस है वो टेंसाइल स्ट्रेस है क्योंकि AC diagonal का लेंथ बढ़ रहा है. अगर आप देखें AC से AC डैश हो गया. लेकिन अगर आप दूसरे डायगोनल को अगर आप देखें जो ये BD डायगोनल था शुरू में डिफॉर्मेशन से पहले, वो बाद में डिफॉर्म होकर B डैश D बन गया तो उसका लेंथ कम हो गया. आप देखिए BD का आप देखिए ये है और B डैश D वो ये है. B डैश D क्या है, वो कम हो चुका. तो इसका मतलब है BD डायरेक्शन में जो आपका स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव है. ओके तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज टेंशन और ये क्या है, ये दोनों क्या है, दैट इज इन कंप्रेशन. तो जनरलाइज्ड हुक्स जो आप लगाएंगे epsilon AC that will be tau upon E because the stress in this particular direction that is tau, that is tensile in nature, or in this direction that is the compressive one. तो यहां पर हमने tau upon E, that is the effect of that tau in this direction, that is tau upon E. और ये जो tau compressive है दूसरे डायरेक्शन में, that is minus tau we are using, उसका जो AC डायगोनल के रिस्पेक्ट में जो इफेक्ट आएगा उसके लिए हम पॉइसन रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सो दैट विल बी माइनस म्यू इनटू minus tau upon E. Why minus sign here? Because that is compressive in nature. So this becomes, so epsilon AC already we know that is tau upon 2G from equation 3. So we put that value here in the left side, and the right side we have tau upon E minus mu into minus tau upon E. Now you have to arrange the equations. Minus minus that becomes plus, tau upon E is common. So in bracket you have 1 plus mu, and finally we are getting E is equal to 2G into 1 plus mu. So this is the relation between E and G. E is the modulus of elasticity or Young's modulus, and G is the modulus of rigidity or shear modulus. And what is nu? This is the Poisson's ratio. So E is equal to 2G into 1 plus nu. Sometimes the Poisson ratio is also denoted by mu. So don't confuse. These are the notations only. So E is equal to 2G into 1 plus nu. So nu is the Poisson's ratio. Now the question number 24. Establish the relationship between modulus of elasticity, which is also known as the Young's modulus, and bulk modulus. As you know, the symbol for Young's modulus we use, that is E, and for the bulk modulus we use the symbol K. So E and K relationship. So for that we take a
object like this, x, y, z are the dimensions. So the volume of that particular object, that is the cuboid actually, so that is v is equal to x, y, z. We take log both the sides, so that is log v is equal to log x plus log y plus log z. So we differentiate both the sides, that is dv upon v is equal to dx upon x plus dy upon y plus dz upon z. So dv upon v is what? That is the volumetric strain, change in volume to the original volume. Dx upon x, that is the longitudinal strain along the x direction, so that is epsilon x. Dy upon y, that is the longitudinal strain along the y direction, so that is epsilon y. Dz upon z, that is the longitudinal strain along the z direction, that is epsilon z. So volumetric strain is the sum of the longitudinal strain along the x direction, y direction and z direction. तो इस तरीके से आपने एक एक्सप्रेशन आप लेके आ गए कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो तीनों डायरेक्शन में जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है उसके सम के बराबर है. अब जो हम बात करेंगे एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड की बाय यूजिंग द जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, तो हम बात कर रहे हैं अब इस एक्स डायरेक्शन में. तो इस एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स की वजह से तो इसका लेंथ इंक्रीज करेगा, लेकिन सिग्मा वाई और सिग्मा जेड की वजह से इसका लेंथ क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा. तो अगर यहां पर इस एक्सप्रेशन को आप देख रहे हैं तो सिग्मा एक्स अपॉन ई, दैट इज द इंक्रीमेंट इन द लेंथ ड्यू टू सिग्मा एक्स, और दूसरा टर्म है माइनस न्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई. तो ये सिग्मा वाई का इफेक्ट है एक्स डायरेक्शन में, माइनस साइन, क्योंकि इसका लेंथ डिक्रीज करेगा. और क्योंकि हमें वाई का इफेक्ट एक्स डायरेक्शन में देखना है तो हम पॉइसन रेशियो को हम यहां पर यूज कर रहे हैं. सो दैट विल बी माइनस न्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई. उसी तरह से सिग्मा जेड भी जेड डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन में क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. सो दैट इज माइनस न्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई. तो एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो है सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस न्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस न्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई. लाइकवाइज एप्सिलॉन वाई, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई तो इसको इंक्रीज कराएगा, तो आप देखिए सिग्मा वाई अपॉन ई दैट इज पॉजिटिव, लेकिन एक्स और जेड का जो इफेक्ट होगा वो नेगेटिव होगा. तो माइनस न्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस न्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई. जेड डायरेक्शन में देखेंगे तो सिग्मा जेड तो इसका लेंथ इंक्रीज कराएगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बाकी दो पॉइसन रेशियो के साथ लिए जाएंगे और नेगेटिव वैल्यू हमने ली है क्योंकि वो डिक्रीमेंट है, माइनस न्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस न्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई. तो इस तरीके से जनरलाइज हुक्स लॉ लगा के आपने एक्स डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कैलकुलेट किया, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन. नाउ वी नो दैट कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है दैट इज एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड. तो अब इसी को हमने यहां पर यूज किया है. इन द लेफ्ट साइड वी हैव एप्सिलॉन वी, राइट साइड में वी हैव टू ऐड दीज थ्री लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. तो इन तीन को हमने ऐड कर दिया, वी हैव टू ऐड. अब अगर यहां पर देख रहे हैं एडिशन जब हमने किया तो वी आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर टर्म सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस 2 न्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड. और यहां पर हम एक स्पेशल केस ये लेके चल रहे हैं बिकॉज वी हैव टू टॉक अबाउट द हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. तो ये तीनों स्ट्रेस को हमने इक्वल ले लिया, दैट इज सिग्मा. Then when we give that replacement, then we are getting this term. And finally, we arrange the equations. And in that equation, you see we have the appearance sigma upon epsilon v. Volumetric stress to volumetric strain, which is K. And finally, we are getting E is equal to 3K into 1 minus 2 nu. So E is the Young's modulus, K is the bulk modulus, and U is the Poisson's ratio. Now, the next is very important question, that is to explain the stress strain diagram of ductile material. And that ductile material we are using mild steel. And this stress strain diagram that is performed in the universal testing machine, that is experimentally investigated. इसको हम experimentally हम इसको मशीन से हमें बना हुआ मिलता है. तो आप देखें x एक्सिस में आपका है स्ट्रेन और y एक्सिस में क्या आपका स्ट्रेस. आप O से स्टार्ट हो रहे हैं, O पर क्या है, कोई स्ट्रेस नहीं, बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेन नहीं, यहां से लोडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो अब इस लोडिंग कर्व में या स्ट्रेस जो आपका टेंसाइल टेस्ट है हम इसको बोलते हैं, तो ये जो ग्राफ आपका आएगा इसमें हमें ये डिफरेंट पॉइंट्स को हमने एक्चुअली एक्सप्लेन करना है, ए बी सी डी ई एन एफ. तो सबसे पहले हम ओ से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब आप लोड बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेस बॉडी के अंदर आएगा ड्यू टू द स्ट्रेन. और ए पर जब आप पहुंच रहे हैं, सो ओ से ए तक अगर आप देखें, सो व्हेन यू गो फ्रॉम ओ टू ए, दैट यू आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन. ओके, दैट इज अ लीनियर वेरिएशन. और स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, तभी आपको ये लाइन मिल रहा है. तो ए इज नोन एज द प्रोपोर्शनल लिमिट रीजन, तो ओ से ए तक हम बोलते हैं. और ए की अगर हम बात करें तो ए इज नोन एज द प्रोपोर्शनल लिमिट. ए को प्रोपोर्शनल लिमिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन के क्या है, प्रोपोर्शनल. और ए से जब आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए थोड़ा सा आपको कर्व मिल रहा. तो स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल तो नहीं है, लेकिन द
आपकी बॉडी के अंदर अभी भी इलास्टिक प्रॉपर्टी रिमेन्स. इलास्टिक बॉडी रिमेन्स मीन्स इलास्टिक डिफॉर्मेशन और द इलास्टिसिटी इज व्हाट, कि अगर आप बी तक अगर आप लोड को हटा देंगे तो फिर आप कहां पर पहुंच जाएंगे, ओ पर पहुंच जाएंगे. तो ओ से बी तक आपका जो डिफॉर्मेशन है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है. और इलास्टिक डिफॉर्मेशन एक टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होता है, क्योंकि आप अनलोड जैसे ही करेंगे आप दोबारा से ओ पर पहुंच जाएंगे. इसका मतलब बॉडी के अंदर कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं रहेगा. और उस इलास्टिक लिमिट के अंदर जब स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है ए तक, तो वो आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है. और बी तक वो इलास्टिक प्रॉपर्टी बॉडी के अंदर रहेगी, तो बी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट. और बी के बाद जैसे आपने लोड बढ़ाना स्टार्ट किया तो अब हम परमानेंट डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं. और इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में एक पॉइंट है सी, जिसको हम अपर हील पॉइंट बोलते हैं, और दूसरा आपका लोअर हील पॉइंट. अब सी से डी तक एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं यील्डिंग. अब देखिए, जब हम इलास्टिक लिमिट तक के डिफॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो उसमें बॉडी के अंदर के जो एटम होते हैं वो टूटते नहीं, वो स्ट्रेच करते हैं. और जैसे ही वो आप लोड छोड़ते हो तो वो स्ट्रेच हुए जो एटम्स हैं वो दोबारा अपने पोजीशन को रिगेन कर लेते हैं. लेकिन जैसे बी से आप आगे बढ़ते हैं तो आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, तब आपके एटॉमिक बॉन्ड टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं. और ब्रेक करने के बाद जैसे वो ब्रेक करते हैं तो आप में एक सडन आपको एक डिफॉर्मेशन मिलता है सी से डी तक. तो आप देखिए, सी से डी तक आपका स्ट्रेस तो नहीं बढ़ा, लेकिन आप बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन आपको स्ट्रेन बहुत ज्यादा मिल गया. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं यील्डिंग. यील्डिंग का मतलब आपको एक सडन इलार्जमेंट मिलता है बॉडी के अंदर, सडन इलोंगेशन मिलता है विदाउट इंक्रीमेंट इन द स्ट्रेस. तो ये स्टार्ट कहां से होता है, सी से. तो इसको बोलते हैं अपर हील पॉइंट. खत्म कहां पर होता है, डी पर, जिसको बोलते हैं लोअर हील पॉइंट. अब डी पर जैसे आप लोअर हील पॉइंट पे पहुंचते हैं तो वो जो ब्रेक हुए जो एटम्स होते हैं वो डिस्लोकेट होकर एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं. और जब वो एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं तो लोअर हील पॉइंट के बाद फिर आपको ताकत लगानी पड़ती है उसको आगे और इलोंगेट कराने के लिए. तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन. तो जितनी भी डिस्लोकेशन थी वो एक जगह पाइलअप हो चुकी हैं और उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ चुकी है, और ये उसकी हार्डनेस या स्ट्रेंथ का बढ़ना बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग. तो आप फिर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं. और जैसे आप ई पर पहुंचते हैं तो आप मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट. और वहां तक जैसे आप पहुंचते हैं तो मटेरियल का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका होता है और मटेरियल काफी वीक हो जाता है. तो उसके बाद स्ट्रेस देखिए आपकी गिरने लगती है और फाइनली ई से एफ तक का जो आपका रीजन है वो कहता है नेकिंग का रीजन. मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सडनली रिड्यूस होने लगता है और उसमें क्रैक के फॉर्मेशन होने लगते हैं, क्रैक बनने लगता है. और फाइनली मटेरियल इतना वीक हो जाता है कि वो एफ पर आके क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. इसलिए एफ को क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट और फेलियर पॉइंट. तो इस तरीके से हमने ओ से स्टार्ट करके कहां तक पहुंचे, एफ पर. सो ए इज द प्रोपोर्शनल लिमिट, बी इज द इलास्टिक लिमिट, सी इज द अपर हील पॉइंट, डी इज द लोअर हील पॉइंट, ई इज द अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट एंड एफ इज द ब्रेकिंग पॉइंट और फेलियर पॉइंट. Now the question number 26, that is a stress strain diagram for brittle materials. तो brittle materials means there is no yielding. यहां पर कास्ट आयरन के लिए आप देखिए ड्रॉ किया हुआ है. तो देखिए आपका लीनियर थोड़ा बहुत आपको मिलता है, फाइनली द मटेरियल विल ब्रेक हियर. नो यील्डिंग टेक्स प्लेस इन द ब्रिटल मटेरियल्स. तो डक्टाइल मटेरियल में यू आर गेटिंग अ सिग्निफिकेंट यील्डिंग फिनोमिना बिफोर फेलियर, बट कास्ट आयरन यू आर नॉट गेटिंग एनी यील्डिंग. यू हैव लिटिल बिट डिफॉर्मेशन डेफिनेटली, बट दैट विल ब्रेक सडनली. So brittle materials such as cast iron don't exhibit a yielding phenomena. These materials skip the plasticity region and undergoes a fracture directly after the elastic region. थोड़ा बहुत इलास्टिक रीजन होता है, उसके बाद तुरंत ही टूट जाते हैं. इसी वजह से जो ब्रिटल फेलियर है वो डक्टाइल फेलियर से ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि डक्टाइल फेलियर में आपको इलोंगेशन मिलता है तो यू गेट अलार्म सिग्नल कि वो चीज टूटने वाली है, क्योंकि इलोंगेशन आपको दिखाई देता है. बट इन द ब्रिटल मटेरियल लाइक ग्लास, कास्ट आयरन, ब्रिक, you can't see those deformation because they will suddenly break with very naked, or you can say very small deformation, they suddenly break. The last question, that is define factor of safety. It is defined as the ratio of the maximum allowable stress to the working stress. तो अब आप बहुत ध्यान से देखिए यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है. एक है वर्किंग स्ट्रेस. वर्किंग स्ट्रेस मतलब जिस स्ट्रेस को लेके आप काम कर रहे हैं या डिजाइन कर रहे हैं, और दूसरा जो आपने मटेरियल लिया है उसका अपनी एक मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस है. तो हमेशा जो वर्किंग स्ट्रेस है या जो भी आपकी जो डिजाइन स्ट्रेस होती है वो मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस से क्या रहती है, कम रहती है, क्योंकि आप कुछ स्ट्रेंथ को रिजर्व करके रखते हो. इसीलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम रिजर्व स्ट्रेंथ भी हम बोलते हैं. तो अगर आप देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज व्हाट, मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस.
तो वर्किंग स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस मैक्सिमम से क्या लेके चले आप, कम लेके चले। अगर आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 है, इसका मतलब आपने वर्किंग स्ट्रेस को मैक्सिमम अलाउबल के बराबर रखा। तो ये कभी कभी स्थिति काफी खतरनाक हो जाती है कि आपने डिजाइन वर्किंग स्ट्रेस को वही लेके चले जो कि मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस है, और किसी तरीके से लोड का फ्लक्चुएशन होकर थोड़ा भी वर्किंग स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो आपका मटेरियल टूट जाएगा। तो आप चाहते हो कि कुछ स्ट्रेंथ को आप रिजर्व करके रखो, इसी वजह से आप हमेशा वर्किंग स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस को मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस से कम करके रखते हो, और वही रेशियो क्या कहलाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लेट अस सपोज फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो वर्किंग स्ट्रेस है वो क्या है, वो मैक्सिमम अलाउबल से क्या है, हाफ है, 1/2 है। तो मतलब मैक्सिमम अलाउबल अगर 100 है, वर्किंग आपने कितना रखा 50, तो द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रखना है, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की लोडिंग है, वो सडन लोडिंग है, इंपैक्ट लोडिंग है, या ग्रेजुअल लोडिंग है। उसी को बेस लगाते हुए वी हैव टू डिसाइड व्हाट फैक्टर ऑफ सेफ्टी और व्हाट रिजर्व स्ट्रेंथ एक्चुअली वी हैव टू टेक। अब जब डक्टाइल मटेरियल की हम बात करते हैं तो आपकी जो मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस होती है ये होती है उसकी यील्ड स्ट्रेस, क्योंकि यील्ड स्ट्रेस मतलब यील्डिंग मतलब मटेरियल का फेल हो जाना, और उस कंडीशन में जो उसकी यील्ड स्ट्रेस होती है वो इसकी मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस होती है। तो फॉर द डक्टाइल मटेरियल द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द यील्ड स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। जब हम ब्रिटल मटेरियल्स की बात करते हैं तो ब्रिटल मटेरियल्स में यील्डिंग तो होती नहीं है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस इज दिस मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस एंड डिवाइडेड बाय द वर्किंग स्ट्रेस इज व्हाट, दैट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द ब्रिटल मटेरियल। तो ये यूनिट 1 का एक क्विक रिवीजन हमने किया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो ये यूनिट 1 था। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को तो आप यूनिट 2, 3, 4 और 5 के भी वीडियोस को आसानी से अप्रोच कर ले जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि आपका आने वाले एग्जामिनेशन आपके बहुत अच्छे हों। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।